नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। गृहमंत्री काशी में शाह की 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर 120 अधिकारियों के साथ मंथन। रोहिंग्या घुसपैठ रोकने पर भी चर्चा। सीएम धामी भी रहे मौजूद। देहरादून नगर निगम परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रशासनिक प्रमुख को सौंपा ज्ञापन। कूड़ा उठान समेत कई समस्याओं से करवाया अवगत। यमुनोत्री में लैंडस्लाइड। जौनपुर के बाप बेटी दबे। 2 अन्य लापताओं की तलाश जारी। रस्सी के सहारे खाई में उतरे एसडीआरएफ के जवान। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला टूरिज्म जोन का वीडियो आया सामने। बाघिन बंदर का शिकार करते आई नजर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने कैमरे में किया कैद। और बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड यात्री। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद कतार में बारी का इंतजार। मंदिर समिति ने की तैयारियां पूरी। गृहमंत्री अमित शाह ने काशी में 4 राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग की। होटल ताज में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक हुई। इसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 120 अधिकारी शामिल हुए। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में विकास, इसके अलावा सड़क सुरक्षा, परिवहन, बिजली, पानी, पर्यावरण, वन समेत राज्यों के बीच सीमा विवाद, राज्य सरकारों से जुड़े ऐसे मामले जो केंद्र सरकार के बिना नहीं सुलझ सकते, इन पर चर्चा हुई। साथ ही इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुस्लिमों के अलावा भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, पॉक्सो, महिला अपराध समेत अन्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को लेकर चर्चा हुई। हिमालय से जुड़ी नदियों को जोड़ने, पर्यावरण, खनन, कृषि, धार्मिक पर्यटन जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड राज्य में पहली बार राजनीतिक उद्देश्य से हटकर सीधा व्यापारिक उद्देश्य पर एक अनूठा मंच तैयार। मधु गुप्ता ने कहा कि साफ तौर पर संदेश कोई राजनीतिक बात नहीं होगी तो सिर्फ व्यापारिक बातें होंगी। मुझे कोई राजनीति से सरोकार नहीं। मेरी ग्रामीण महिला व्यापारी के लिए क्या किया, जिन जिन सरकारी योजनाओं और लाभों की बात की जा रही है, क्या उन तक पहुंची या नहीं, मुझे इसकी लिस्ट चाहिए। इसी के साथ मधु गुप्ता ने यह भी कहा कि हम उसी के साथ खड़े होंगे। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए अतिक्रमण के नाम पर शहर के हजारों लोगों को डर के साए पर जीने पर मजबूर करने वाले प्रशासन पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि प्रशासन झूठ बोलकर, डराकर, धमकाकर लोगों के घरों को तोड़ना चाहता है। विधायक ने काठगोदाम में ए श्रेणी की मलिन बस्ती का उदाहरण देते हुए ये कहा कि प्रशासन ने कोर्ट में झूठा प्रत्यावेदन दिया, जबकि सबके घर प्रशासन ने जबरन तोड़वाए और कोर्ट में कहा कि उन्होंने किसी से घर तोड़ने को नहीं कहा। ऐसा फरेब करने वाले प्रशासन पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि काठगोदाम हो या सुभाषनगर या फिर आवास विकास हो या फिर भगवानपुर और छड़ेल हो, सब जगह लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। शासन है अपनी मनमानी करने पे उतरा हुआ है बुरी तरीके से, और भय का एक वातावरण इस शहर के आम इंसान में है। प्राधिकरण के नाम पे पहले खूब लोग को परेशान करा गया, अब नालों की बात करी जा रही है, चौड़ीकरण की बात करी जा रही है, आम इंसान के घर पे आ गई बात। मलिन बस्ती श्रेणी 1 काठगोदाम थी, 150 से ज़्यादा मकान और दुकान डरा डरा के तोड़वा दिए उनसे, और कोर्ट में प्रत्यावेदन क्या दिया कि हमने कुछ भी नहीं कहा किसी से तोड़ने को, खुद तोड़ा इन्होंने। तो इतना झूठ तो नहीं कहना चाहिए। और ठीक है, आप विकास के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान का मकान टूट के विकास नहीं होता,
हमने तो जीवन भर विकास, सारे जितने लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आप इनसे पूछिए, कभी क्या मकान तोड़ के किसी का विकास आपने देखा आज तक? ये तो बहुत ही दुख का विषय है। और हमारे जो क्षेत्र है, चाहे काठगोदाम की मैं बात करूं, चाहे आवास विकास, चाहे मैं बात करूं सुभाष नगर की, चाहे मैं बात करूं बमोरी की, चाहे मैं भगवानपुर की बात करूं, छड़ेल की बात करूं, अरे 70 80 साल से जो लोग जहाँ पे वास कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी उनकी वहाँ जी रही है, फौज में वो लोग हैं, उनके घरों पे आप लोग निशान लगा दे रहे हो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगर निगम परिसर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस नेता वीरेंद्र पोखरियाल ने बताया कि बार बार मुझे भी शिकायत आ रही थी कि 40 वार्ड जो नगर निगम के हैं उनमें से ठीक तरह से कूड़ा उठान नहीं हो रहा। व्यवस्था नगर निगम की तरफ से ठीक नहीं है, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि 2 से 4 दिन के अंतराल में कूड़ा उठान हो रहा है, जिसकी वजह से बरसात भी है और गर्मी भी है। ऐसे में कूड़े की दुर्गंध से घरों में रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। देखिए, लगातार मुझे वार्डों से जो है कॉल आ रही थी 10-15 दिन से कि हमारे यहाँ कूड़ा उठान नहीं हो रहा है। और उसी को मद्देनजर रखते जब मैंने जो 40 वार्ड नगर निगम में जो जुड़े हैं, जिनकी अनदेखी जो अपेक्षाएं जो है नगर निगम द्वारा की जा रही है, तो उसके संदर्भ में जब लोगों से संपर्क हुआ, जब बात कही, जो पूर्व पार्षद जो प्रत्याशी रहे हैं और चाहे वो नगर निगम के अंदर जो सिटी के अंदर उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी यही अपना बताया कि हमारे यहाँ भी लगभग 2 दिन 4 दिन छोड़कर जो कूड़ा उठाया जा रहा है। आज गर्मी का समय होते हुए भी, क्योंकि कूड़ा एक दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, और उस व्यवस्था के जिस तरह नगर निगम ये दावा कर रहा है कि हमारी जो सफाई जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो रही है, जो घर से कूड़ा उठान का जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि धरातल पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो उसी के अवगत कराने के लिए नगर निगम के जो आयुक्त हैं, आज उसको ज्ञापन देने हैं सभी कांग्रेस जन। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न ने हरिद्वार के रोशनाबाद ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित न करने को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। इसको लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक पर इकट्ठा होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न के इंतजार करते नजर आए। वहां खड़े प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लगाए जाने को लेकर आज डीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन देंगे। हम अभी अब्दुल कलाम चौक पर खड़े हैं और आज 24 तारीख है। 24 तारीख का हम लोगों के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि डीएम कार्यालय पर ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा, कुछ गलत विचारधारा के लोग लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसी शख्सियत का विरोध कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग डीएम कार्यालय रोशनाबाद पहुँच रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को सह सम्मान ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित कराया जाए। अन्यथा ये बहुजन समाज जिस तरह से 2 अप्रैल भारत बंद में सड़कों पर था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान में आज तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। कल को हमें सड़कों पर आना पड़े तो हम सड़कों पर आएंगे। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर चौक के पास सत्यम पैलेस नाम के एक होटल पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापा मारा। यहां से टीम ने 3 महिलाएं, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मखियाली खुर्द गांव निवासी अफजाल और मोहसिन नाम के 2 पुरुष और पठानपुरा निवासी सचिन नाम के होटल संचालक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम को काफ़ी समय से शिकायत मिल रही थी कि आज़ाद नगर चौक के पास सत्यम पैलेस नाम के एक होटल में लंबे समय से देह व्यापार किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद टीम के द्वारा सत्यम पैलेस होटल पर छापामारी की गई और मौके से 3 महिलाएं, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मखियाली खुर्द गांव निवासी अफजाल और मोहसिन नाम के 2 पुरुष और सचिन नाम के होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि देह व्यापार के इस धंधे में शामिल 1 महिला और 3 पुरुष फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के द्वारा सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मानसून सीजन में चारधाम यात्रा शासन प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब मानसून सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि शासन प्रशासन मानसून सीजन के लिए पूरे तरीके से तैयार है।
चारधाम यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पिछले वर्षों की तर्ज पर ही इस बार की चारधाम यात्रा भी चल रही है। मानसून सीजन शुरू होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आती है और सितंबर में फिर एक बार से यात्रा पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। मानसून सीजन के दौरान परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। यात्रा से जुड़े सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि चारधाम यात्रा में कपाट खुलने के बाद मानसून की स्टार्टिंग तक हमेशा से ये परंपरा रही है कि यात्रा काफ़ी तेज़ होती है, फिर बरसात के टाइम पर थोड़ी डाउन होती है और फिर सितंबर में शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया लगभग वही देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त आपदा से निपटने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। मानसून की दस्तक के साथ ही अब उत्तराखंड में बारिश में जलभराव और लैंडस्लाइड के जो हालात हैं वो सामने आने लगे हैं। प्रदेश के इलाकों में पिछले 24 घंटे में जमकर बारिश हुई, जबकि आने वाले एक हफ्ते में मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयारी कर ली है और सभी लैंडस्लाइड जोन के लिए मशीनों को भी तैनात कर दिया है। आपदा को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हों, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको प्रोसीजिंग की कार्रवाई कर लें। जहाँ जहाँ आपदा के कारण जलभराव होता है उन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जलभराव के क्षेत्रों की पहचान करते हुए जल निकासी कैसे होगी सुनिश्चित कराएं। जब जलभराव होता है तो जलभराव का कारण होता है कहीं न कहीं पानी रुक जाता है, तो उसको दूर करने के लिए जो स्ट्रक्चर हैं, कच्चा स्ट्रक्चर, पक्का स्ट्रक्चर, उसको हटा के पानी का रास्ता बनावें ताकि कहीं भी पानी भरने न पावे। इसी प्रकार से नाले नालियों की सफाई के लिए कहा गया है। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई करे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसे हैं जहां बंद होती है, तो वहां पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे जेसीबी डेप्यूटेड है। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 जेसीबी पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी है। ये मान के चले आने वाले समय में और भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि बारिश इस बार ज़्यादा है। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे चारधाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, वहाँ पर हम हमेशा एक रखते हैं वहाँ पर। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर जान की चट्टी के पास हुए लैंडस्लाइड में दबने से पिता पुत्री की मौत हो गई। दोनों जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस द्वारा देर रात इनके परिजन को सूचना दे दी गई, जबकि अन्य 2 लोगों की तलाश के लिए आज सुबह फिर से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। टीम रस्सी के सहारे नीचे खाई में उतरी और लोगों की तलाश में जुटी हुई रही। बारिश और मलबा ज्यादा होने के कारण खोजबीन में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 2 लोग इस हादसे में अभी लापता हैं, जिसमें एक दिल्ली निवासी 11 साल की बच्ची और दूसरा मुंबई निवासी 35 साल का युवक शामिल है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के देहरादून से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगने के बाद अब पंचायती राज विभाग की नींद टूटी है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब पंचायती राज सचिव इस विषय पर सफाई दे रहे हैं। सचिव पंचायती राज विभाग चंद्रेश यादव ने कहा है कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन न्यायालय में किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं हो पाया था। इसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने चुनाव प्रणाली पर रोक लगाई है। ऐसे में अब उनके द्वारा रुड़की प्रेस को सूचित किया गया है कि जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन की प्रति उनको उपलब्ध करवाई जाए और संभवतः कल तक उसे न्यायालय में पेश भी कर दिया जाएगा। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक बार फिर पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है। जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है,
इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान कुल 150 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण उसी दौरान कर दिया गया और कुछ शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े विवाद और नगर निगम से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जनता दिवस में गत दर्शन की भांति हमारी लगभग 150 ग्रीवेंसेस प्रकाश में आई हैं। कुछ कंप्लेंट्स के नेचर में हैं, कुछ सर्विसेज एक्सेस को लेकर इश्यूज़ हैं और कुछ हमारे एप्लीकेंट्स के पार्ट पे इग्नोरेंस होता है प्रचलित स्कीम्स को लेके या हाउ टू गो अबाउट रिजॉल्विंग देयर इश्यूज़। डिपार्टमेंट्स की जो भी हमारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, योजनाएं हैं, लाभप्रद योजनाएं हैं, तो उनको कैसे हमें प्रोसेस करना है, अपनी एप्लीकेशंस को कैसे लाभ को एक्सेस करना है, तो उसकी इग्नोरेंस है और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट्स में, जो यहाँ पर। पौड़ी की नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पत्रकार वार्ता में अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत क्षेत्रों को सुदृढ़ करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। साथ ही आगामी पंचायती चुनाव और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने की दिशा में भी वो सजग रहेंगी। इसके अतिरिक्त आने वाले मानसून सीजन को लेकर उन्होंने संभावित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों पर जोर दिया और कहा कि प्रशासन द्वारा बेहतर विकल्पों की तलाश की जा रही है, जिससे आपदा के समय नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। पौड़ी बहुत ही फैला हुआ जनपद है और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें, और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है हमारे फील्ड्स हैं, और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायती इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में हर साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। धाम में हर दिन 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक भगवान बद्री विशाल के धाम में 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि आज भगवान बद्री विशाल जी के धाम में मौसम बदला हुआ है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके तीर्थयात्री में उत्साह है और सिंह द्वार के आगे लंबी लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार पिछले साल से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारी मंदिर समिति ने पूरी कर ली है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला टूरिज्म जोन से एक और रोमांचक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ढिकाला जोन के बंद होने से ठीक पहले यानी कि 13 जून के आसपास का बताया जा रहा है। इसमें एक बाघिन को बंदर का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। ये नज़ारा स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने अपने कैमरे में कैद किया। बता दें कि यह पूरी घटना ढिकाला के सांभर रोड की है। यहाँ एक बंदर जमीन पर बैठकर लगातार अलार्म कॉल कर रहा था। तभी झाड़ियों में छिपी एक बाघिन ने अचानक से हमला कर दिया और देखते ही देखते बंदर को अपने मुंह में दबोच लिया। बाघिन शिकार को लेकर जंगल की ओर निकल गई। दीप रजवार बताते हैं कि आमतौर पर बंदर या लंगूर का शिकार गुलदार यानी कि तेंदुआ करता है, क्योंकि वो फुर्तीला होता है और पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होता है। लेकिन ये पहली बार है जब बाघ ने ऐसा शिकार किया है। बाघ मौका परस्त शिकारी होता है और जब उसे सही मौका दिखता है तो वो भी बंदर जैसे शिकार को नहीं छोड़ता। पंद्रह जून को पार्क बंद हो जाता है, उससे 1-2 दिन पहले का ये वीडियो है जो सांबर रोड में हमने शूट किया था। देखिए क्या होता है ना, बाघ अवसरवादी होते हैं, तो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो शिकार से चूकते नहीं है। हालांकि बाघों को कम देखा गया है बंदर का और लंगूर का शिकार करते हुए। बाघों की तुलना में जो तेंदुए हैं वो ज़्यादा शिकार करते हैं इनका बंदर और लंगूरों का। बट जैसे मैंने बोला कि बाघ अवसरवादी होते हैं तो ये मौका नहीं चूकते हैं। तो ये बंदर था, ये बाकी बंदर पेड़ पे से अलार्म कॉल कर रहे थे। ये बंदर नीचे जमीन में बैठकर अलार्म कॉल कर रहा था, तो यही शायद इसका मौत की वजह बनी। और जो टाइगर था, टाइगर ने बिजली की फुर्ती से इस पर झपटा और इसको अपने मुंह में दबोच लिया। पूरे विश्व में ओलंपिक दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। खेल निदेशालय के निर्देश पर चंपावत जिले के लोहाघाट के छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग चंपावत के द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि फुटबॉल संघ प्रदेश उपाध्यक्ष और ओलंपिक संघ प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह मेहता, विशिष्ट अतिथि जिला खेल समन्वयक बेसिक नरेंद्र सिंह अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कैप्टन आनंद सिंह मेहरा के द्वारा किया गया। खेलो इंडिया साइंस सेंटर के कोच मोहन सिंह राणा के दिशा निर्देश पर कई एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक के इतिहास के बारे में जानकारी दी और खिलाड़ियों से हमेशा नशे से दूर रहकर एक अच्छा खिलाड़ी बनने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आज सरकार खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं दे रही है। केवल देश नहीं, पूरा विश्व ओलंपिक दिवस मना रहा है। ये खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा संदेश देने वाला कार्यक्रम है। विश्व बंधुत्व की भावना खेलों से मिलती है, भ्रातृभाव की भावना खेलों से मिलती है। और खेल ही अगर देखा जाए तो विकास के मानक भी हैं। जो देश विकसित हुए हैं वही देश खेल में भी आगे रहे, मेरा मानना है, इसलिए विकसित हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे एथलेटिक कोच हैं यहाँ पर छमनिया स्टेडियम में, मोहन सिंह राणा जी, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लोगों को मानदेय नहीं मिला उनको, उसके बावजूद भी निःशुल्क यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। काफ़ी प्रतिभाएं उन्होंने आगे निकाली हैं। जैसा कि आज पूरे विश्व में विश्व ओलंपिक दिवस को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो आज ही के दिन 23 जून 1896 से स्टार्ट हुआ था। तो इसी कड़ी में खेल निदेशालय उत्तराखंड और जिला क्रीड़ा विभाग या जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत के माध्यम से उनके दिशा निर्देश में आज छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट में खेलो इंडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।